सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स से कमाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनी भी, ये आम इंफॉर्मेशन में जस्ट आप लोग को एक ओवरव्यू देने के लिए मैं बता रहा हूँ। जियो क्यों बनाई और मैं क्या करूँ, मुझे अभी समझ नहीं। इनके ओनर सबको पता है कि जेफ बेजोस ही है। और मैं अब इस इंफॉर्मेशन को मैं स्किप करता हूँ, ये मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ये शीट सेंड कर दूंगा, तो आप लोग इसे गो थ्रू कर सकते हैं। कॉल क्यों कर रहा है? अच्छा, हम इंशाल्लाह इस कोर्स में जो है ना तकरीबन जितनी भी चीज़ें लाइक एंटायर बिजनेस इंशाल्लाह जितनी भी प्रोसेस है इसमें, वो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके मॉडल की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था आपको कि अमेज़न में जो मॉडल होते हैं, जो बिज़नेस करने के तरीके होते हैं, वो 3 से 4 होते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने 3 लिखे हैं। जो मेन फर्स्ट मॉडल है जिसे हमने प्राइवेट लेबल कहते हैं, कई सारे लोगों को इसका पता भी होगा। अमेज़न में स्टार्ट लेने से पहले आपको इन 3 चीज़ों को पता होना चाहिए। मतलब अब तो राइट नाउ जो मॉडल चल रहे हैं वो 5 से 6 है। 5 से 6 तरीक़ों से अमेज़न में बिज़नेस कर रहे हैं। अब जो मेन है मैं उसका ही जैसे आपको बताऊँगा। एक है प्राइवेट लेबल। अगर किसी को नहीं पता प्राइवेट लेबल किसे कहते हैं, अमेज़न में एक बिज़नेस करने का तरीका है जिसे हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। और इसमें होता ये है कि हम आप अपना नेम का, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जवाद नेम है, तो मैं अपना नेम का या जो नेम मुझे पसंद हो उस नेम का मैं एक प्रोडक्ट बनाऊँगा और उसे अमेज़न पर एज़ अ ब्रांड सेल आउट करूँगा और उसकी एक पहचान होगी और वो प्रोडक्ट कोई और नहीं सेल आउट करेगा। मतलब इसमें आप लाइक कोलगेट या जितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के प्रोडक्ट सेल आउट हो रही हैं, किसी के ब्रांड्स हैं। अब इसी तरीके से आप अपना ब्रांड भी अमेज़न पर सेल आउट कर सकते हैं, जिसे व्हाइट लेबलिंग भी कहते हैं और प्राइवेट लेबल भी कहते हैं। लेकिन व्हाइट लेबलिंग विदाउट अनब्रांडेड में भी आ जाती है, लेकिन प्राइवेट लेबल में आपको बाकायदा एक कंपनी रजिस्टर करनी होती है और एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करना होता है। कंपनी, आम जो कंपनियाँ होती हैं, अगर किसी को नहीं पता, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होती है और ये आम ही कंपनी होती है, या ऑनलाइन हो या आपके पेपर बेस हो, लेकिन दोनों चल जाती है इसमें। और ये मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए इंशाल्लाह फिर मैं आगे बता दूंगा प्राइवेट लेबल। उसके बाद दूसरा मॉडल आ जाता है होलसेल एफडीए। अब इस कोर्स में तकरीबन ज़्यादातर हम होलसेल एफडीए के बारे में ही बात करेंगे। अब होलसेल, आप इस एफडीए को कुछ मिनट के लिए हटा दें, होलसेल को हम जस्ट समझते हैं, ठीक है। होलसेल का मतलब है कि आप जैसे कि हमारे यहाँ या पाकिस्तान में या दुबई या सऊदी में, यहाँ पर होलसेलर्स होते हैं जिनसे आप प्रोडक्ट्स उठाते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स ब्रांड्स के होते हैं, ना कि किसी आम अनब्रांडेड प्रोडक्ट से। होलसेलर में अनब्रांडेड भी आ जाते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर इसमें होता ये है कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। लाइक आपने कोलगेट जो टूथपेस्ट है, आप अगर इसको बेचना चाहते हैं तो आपको कोलगेट के जितने भी होलसेलर हैं उनके साथ कांटेक्ट करके उनसे माल उठाकर या सामान उठाकर अमेज़न पर सेल आउट करेंगे, तो इस मॉडल को आप होलसेल कहेंगे। ये जो प्रोसीजर आप कर रहे हैं, मतलब आप प्राइवेट लेबल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपना प्रोडक्ट नहीं बना रहे, बल्कि आप किसी से सोर्स करके, किसी थर्ड पार्टी से बंदे से सोर्स करके, जो उस ब्रांड का होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे बाय करके आप अमेज़न पर सेल आउट कर रहे हैं। और इस चीज़ की बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है सेल आउट करने के लिए। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कई सारे ब्रांड्स होते हैं जिन्हें आप होलसेल में कई चीज़ें आपको अलाउ नहीं होती, लाइक आप कोलगेट को कॉपी बनाकर नहीं बेच सकते हैं। अब मार्केट में कई सारे लोग ये हरकतें करते हैं, ये फ़िज़िकल मार्केट में भी होता है और ऑनलाइन मार्केट में भी होता है। अब जैसे कि कोलगेट टूथपेस्ट है, कोलगेट टूथपेस्ट को आप कोलगेट के नाम से अपना टूथपेस्ट बना दें, लेकिन नाम कोलगेट का हो, इस तरह आप होलसेल नहीं कर सकते अमेज़न पर। लोग चाइना से इसी तरह करते हैं, मतलब उनकी कॉपियाँ बेच रहे होते हैं, ये होलसेल में नहीं चलता, ठीक है। और होलसेल में सिंपली आपको उनके जो वेरीफाइड सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर होते हैं, या होलसेल शॉप्स आप कहेंगे सिंपल वर्ड में, और ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आप सिंपली कहीं पे मार्ट या होलसेल दुकान हो तो आप लोग वहाँ से उस ब्रांड का सामान ख़रीदते हैं बल्क में और अमेज़न पर सेल आउट करते हैं।
अब तीसरा मॉडल आ जाता है इसमें ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग पहले चलता था, वो मतलब अमेज़ॉन कुछ नहीं कहता था। अब ऐसा नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग बंद हो गई है। कई सारे लोगों को पता नहीं है कि मतलब ड्रॉप शिपिंग कम्प्लीटली बंद हो चुकी है, शट डाउन हो चुकी है, अमेज़ॉन अलाउ नहीं करता। अमेज़ॉन अलाउ करता है अच्छा ड्रॉप शिपिंग को, लेकिन जिस तरीके से हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं उस तरीके से अलाउ नहीं करता हम। और क्योंकि ये न्यू अकाउंटों के लिए कभी भी रिकमेंडेड मॉडल नहीं है। ड्रॉप शिपिंग में होता ये है कि आप सिंपली आपने प्रोडक्ट अपने पास मंगवाया नहीं, अब फॉर आप एक प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं अमेज़ॉन पर, आप कोलगेट टूथपेस्ट बेचना चाह रहे हैं। अब वो प्रोडक्ट आप बेचना तो चाह रहे हैं लेकिन आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, बगैर इन्वेंट्री के आप बेच रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर। आप अमेज़ॉन पे एज ए सेलर इस तरह काम कर रहे हैं कि आप अमेज़ॉन को कह रहे हैं कि आप जब मुझे ऑर्डर देंगे तब मैं जाकर होलसेलर से या इसके सप्लायर से बाय करके कस्टमर को शिप करवाऊंगा। तो ये इस तरह हुआ, मतलब आप कुछ भी अपने पास इन्वेंट्री नहीं रख रहे हैं। जब आपके पास ऑर्डर आ जाए तब आप जाकर उस कोलगेट टूथपेस्ट को या उस प्रोडक्ट को ख़रीद कर कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। इसमें FBA नहीं होता, मतलब अमेज़ॉन नहीं पहुंचाता, बल्कि आप खुद ही पहुंचाते हैं कस्टमर तक। ठीक है, ये 3 मॉडल आप लोगों को समझ में आ गए कि मैंने क्या समझाया कि प्राइवेट लेवल में आप खुद एज अ ब्रांड बेच कर सेल आउट करते हैं, और होलसेल में आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से किसी ब्रांड का सामान ख़रीद कर आप हाँ जी जी। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी शो हो रही है। यस। चलो मैं म्यूट कर दूँ। अच्छा, ये आप लोगों को समझ में आ गया जो 3 मॉडल्स मैंने आपको समझाया कि अमेज़ॉन में बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि अमेज़ॉन में किस तरह के बिज़नेस होते हैं। एक होता है प्राइवेट लेवल, दूसरा होता है होलसेल, तीसरा होता है ड्रॉप शिपिंग। अब जो दूसरा एक्स्ट्रा मॉडल्स है वो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन वो एक लिहाज से अमेज़ॉन के ऑफिशियल मॉडल्स नहीं है, लेकिन मतलब ये है इस तरीके से लोग बिज़नेस कर रहे हैं जिसे आर्बिट्राज कहते हैं। और दूसरे इसका नाम भी कई सारे लोगों ने सुना होगा, दूसरे को कहते हैं एक आर्बिट्राज होता है, दूसरा आई थिंक आर्बिट्राज में ही होता है, लेकिन लोग जस्ट स्ट्रेटजी उसमें अलग होती है। आर्बिट्राज में होता है कि आर्बिट्राज में लोग होलसेलर से ही प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, होलसेल की तरह ही ये मॉडल होता है, लेकिन इसमें आप 5 से 10 पीसेस बाय करते हैं। मतलब ये छोटे इन्वेस्टर्स की तरह के लिए होता है, जिनके पास छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, वो लोग आर्बिट्राज स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे कंफर्म करके दे कि ये तीनों मॉडल आप लोगों को समझ आ गए कि ये बिज़नेस करने के तरीके अमेज़ॉन में ये 3 से 4 वेज है जिस तरीके से आप अमेज़ॉन में बिज़नेस कर सकते हैं। अगर इसमें कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे। जी सर समझ जी आ हाँ, गया। ये सारे समझ में आ गए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जैसे कि आप लोगों को मॉडल समझ में आ गए कि अमेज़ॉन में किस तरह बिज़नेस किया जाता है, उसके बाद इसमें अब इसकी जो वो होती है आपका सप्लाई चेन या आपके शिपिंग जो जो तरीका है, अब उसमें हम बात कर लेते हैं। ठीक, अमेज़ॉन में एक है जिसे FBA कहते हैं, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था। FBA की जो फुल फॉर्म है उसे कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, अगर आप यहाँ पे देखें तो। और दूसरा अमेज़ॉन में आपको मतलब प्रोडक्ट पहुंचाने का एक दूसरा तरीका है जैसे हम FBM कहते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये मोहम्मद नाम का जो पर्सन है ना, अभी काइंडली दूसरा बंदा माइक बंद के कर दे, अपना माइक आवाज़ बंद समझ कर। नहीं आ रही। ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहा है कोई? हेलो, हाँ जी, अभी शुरू किया हुआ है रिकॉर्डिंग। ठीक यस है मैं यार, भी सुन रहा हूँ लेकिन अगर हो रहा है ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब FBA जिसे हम अमेज़ॉन में FBA होलसेल, ये FBA
हम इसे किसी के नाम के भी आगे लगा सकते हैं। अब जैसे कि हम एफबीए लोग इस्तेमाल करते हैं, एफबीए होलसेल। अब ज़रूरी नहीं कि एफबीए होलसेल ही हो, एफबीए प्राइवेट लेवल पे आप कर सकते हैं, एफबी माइक्रो प्राइवेट लेवल एफबीए भी कर सकते हैं। क्योंकि एफबीए जो है ये कोई बिज़नेस मॉडल नहीं है, अमेज़न में ये कोई बिज़नेस करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये अमेज़न की एक सर्विस है, जिसे अमेज़न फुलफिलमेंट बाय अमेज़न हम कहते हैं। इसमें होता ये है कि आप जो आपके अमेज़न की दुकान है या आपका जो स्टोर है, उसमें जो आप प्रोडक्ट बेचते हैं या आप जो चीज़ बेचना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को आप बाकायदा अमेज़न को कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप मेरे लिए डिलीवर करें, पैक करें, शिप करें। अब इसमें होता ये है कि अमेज़न आपको कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए पैक भी करूँगा, मैं आपके लिए शिप भी करूँगा, मैं आपके लिए कस्टमर सर्विस भी करूँगा। आप इसके बदले मुझे पे करेंगे एज़ अ सर्विस चार्जेस, मतलब हर प्रोडक्ट पर मैं आपसे चार्ज करूँगा एफबीए की फ़ीस। अब इसमें फ़ायदा ये है कि आपका एक टाइम बच जाता है, दूसरा आपकी कई सारी कॉस्ट बच जाती है, वेयरहाउस की और अदर पैकिंग की कॉस्ट वो काफ़ी कम हो जाती है। वैसे तो अमेज़न अच्छी खासी फ़ीस चार्ज करता है, लेकिन फिर भी जो टाइम बचता है उस लिहाज से कुछ भी नहीं होता ये, ठीक है। अब इसमें तकरीबन 80% आपका बिज़नेस मॉडल जो है वो ऑटोमेट हो जाता है। इसमें क्यों ऑटोमेट क्यों होता? क्योंकि आपको जो ऑर्डर आता है ना, वो खुद ही ऑटोमेटिकली अमेज़न पैक कर देता है, शिप कर देता है। आपको जस्ट सेल्स आप चेक कर रहे होते हैं डैशबोर्ड पर कि कितनी सेल्स आई। पैक करना, शिप करना वो आपका झंझट है ही नहीं। एफबीए में ये फ़ायदा है, आपका कई सारा टाइम बच जाता है कि आप अपने स्टोर से। अब एफबीए मॉडल में हम इंशाल्लाह डिटेल में भी फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें जो सिंपल प्रोसीजर ये होता है कि आप एफबीए जो आपका स्टोर है उसमें जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट की है, उस प्रोडक्ट को आप अमेज़न वेयरहाउस तक पहुंचाते हैं। अब ये वेयरहाउस तक किस तरह पहुंचाते हैं ये अलग टॉपिक है, ठीक है। ये इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप समझे कि अब वेयरहाउस तक किस तरह पहुंचाते हैं या इसमें क्या-क्या चीज़ें होती होगी। मतलब ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है वेयरहाउस तक पहुंचाना, जस्ट 2-3 क्लिक्स का काम है। और आपको एक कोड मतलब आपको एक क्यूआर कोड मिलता है, उसमें सारी डिटेल्स होती है, वो आप अपने प्रोडक्ट्स पर लगाते हैं या आपका सप्लायर लगा कर दे देते हैं और वो एड्रेस पर पहुंचा देता है। उसी के ऊपर एड्रेस मौजूद होता है अमेज़न वेयरहाउस का, वो फिर आगे अमेज़न जाने उसका काम जाने, ठीक है। आपका प्रोडक्ट आपके स्टोर पे आ जाती है। अच्छा, तो इसमें जस्ट एफबीए का फुलफिलिंग मतलब अमेज़न इसमें होता ही है कि अमेज़न आपके लिए सब कुछ करता है, कस्टमर सर्विस, आपकी प्रोडक्ट की पैकिंग, शिपिंग, लेबलिंग, सब कुछ पैक करना, उसको थैली में पैक करना, उसको भिजवाना गाड़ी के थ्रू या किसी चीज़ के भी थ्रू, वो अमेज़न जाने, ठीक है। अब एफबीएम में होता ये है कि अमेज़न में लोग एफबीएम के थ्रू भी बिज़नेस करते हैं, एफबीएम के थ्रू भी कारोबार करते हैं। अब इसमें ये होता है कि एफबीएम में आपके पास जो ऑर्डर आता है, अब आप एक फ़ोन बेच रहे हैं या आप कोलगेट टूथपेस्ट बेच रहे हैं, उसका ऑर्डर आपके पास आया, तो आप करेंगे क्या कि आप उसे ख़ुद ही पैक करेंगे थैली में और आप उसे ख़ुद ही डिलीवर करेंगे कस्टमर तक। अब इसमें होता ये है कि आप जितना भी काम है अब पैक करने का और उसके ऊपर स्टिकर लगाने का, क्योंकि कस्टमर्स तक पहुंचाने से पहले कस्टमर एक स्टिकर लगता है जिसे हम लेबलिंग करते हैं। इसमें आप कस्टमर की ऑल इन्फॉर्मेशन या एड्रेस वगैरह भी होता है, तो उससे मतलब ऑर्डर ट्रैक होता है। वो लगाने के बाद आप उसे किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी को देते हैं, डीएचएल या अदर, और वो कंपनी कस्टमर तक पहुंचा देती हैं। तो ये जो प्रोसीजर है ये टोटल फिज़िकली आपने ख़ुद ही किया है, ना कि किसी और ने किया है। तो इसे हम एफबीएम करते हैं, मतलब इसमें आप सब कुछ के ख़ुद ही ज़िम्मेदार होते हैं। आप खुद ही पैक करने वाले होते हैं, आप खुद ही मैनेज करने वाले होते हैं, आप कस्टमर को भी आप खुद डील करेंगे, सब कुछ आप खुद करेंगे। तो ये 2 मॉडल्स एक सर्विसेज हैं शिपिंग के, जिसके थ्रू लोग अपने ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं अमेज़न में। अब अगर किसी को इसमें कोई सवाल हो या समझ में ना आए तो वो पूछ सकते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। हेलो सर किसी को सर अगर एचएल में जो ना ऑपरेट करें, अगर डीएचएल या अभी से कम देंगे तो कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। एफबीएम में आप किसी भी कंपनी को यूज़ कर सकते हैं, बस आपका
ऑर्डर सही तरीके से डिलीवर होना चाहिए, क्योंकि आप खुद ज़िम्मेदार होते हैं ऑर्डर सही तरीके से डिलीवर करने का। सब कुछ की ज़िम्मेदारी आप खुद ले रहे हैं ना, अब अमेज़न तो नहीं कर रहा डिलीवर। अब इसमें अगर कुछ टूट भी जाता है ना तो आपकी ज़िम्मेदारी है। अमेज़न आपको कहेगा कि ये चीज़ टूटी हुई क्यों पहुंची कस्टमर तक। एफबीए में अगर कोई चीज़ कस्टमर तक टूटी हुई पहुंची ना, या रास्ते में मिस हो गई, तो वो अमेज़न की ज़िम्मेदारी है, आपके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। और ना ही आपका अकाउंट को कुछ होगा, ना ही अगर उसके ऊपर कस्टमर बैड रिव्यूज़ भी डाल देते हैं ना कि ये चीज़ मुझे टूटी हुई आई, और आपको आपके अकाउंट के ऊपर वो रिव्यू डाल दे कि ये सेलर काफ़ी घटिया है, तो वो रिव्यू अमेज़न हटा देगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि डिलीवर करने वाला अमेज़न है। इसमें कहीं इस तरह के फ़ायदे भी होते हैं एफबीए में। ये सब कुछ समझ आ गया आप लोगों को? जी मेरा एक सवाल है। जी जी पूछें। अच्छा, ये एफबीए में अगर कोई चीज़ कस्टमर रिटर्न करेगा तो उसका क्या, कौन जिम्मेदार होगा? वो क्या अमेज़न जिम्मेदार होगा या वो हम जिम्मेदार होंगे या कुछ ऐसा? अमेज़न ही ज़िम्मेदार होगा एफबीए में, और वो उस प्रोडक्ट को चेक करेगा। अगर वो प्रोडक्ट सही हुई तो अमेज़न आपके स्टोर में दोबारा से ऐड कर देगा। अगर वो प्रोडक्ट टूटी हुई तो अमेज़न उसे डिस्पोज कर देगा, मतलब कचरे में डाल देगा। इसे फिर वो सारे प्रोडक्ट फिर आम कंट्रियों में आप लोगों ने लंडे वगैरह में भी देखे होंगे, और अदर ये कचरा मार्ट्स में भी देखे होंगे। कई सारे यूएसए में ऐसे मार्ट्स होते हैं जिसमें $1 में प्रोडक्ट्स बिजली सेल आउट हो रही होती है। वो सारे यही प्रोडक्ट्स होते हैं जो एफबीए में रिटर्न आते हैं, और वो किसी काम के नहीं होते। ठीक है। अच्छा, अगर वो एफबीए उसका जिम्मेदार होगा, सॉरी अमेज़न अगर जिम्मेदार होगा तो वो क्या मेरे अकाउंट में पैसा दे देगा या उसका रोक के रखेगा या कुछ ऐसा? नहीं, अमेज़न आपको पैसे नहीं देगा, बल्कि अगर वो प्रोडक्ट सही हुई तो अमेज़न आपके अकाउंट में डायरेक्ट दोबारा से ऐड कर देगा। अगर वो सही नहीं हुई प्रोडक्ट या टूटी हुई तो अमेज़न उसे डिस्पोज कर देगा और उसके पैसे आपको नहीं देगा, या आपको कहेगा कि आप इसे रिटर्न ले जाएं, अपने वेयर हाउस में मंगवा लें। या अगर आप कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए वेयर हाउस में, तो वो उसे डिस्पोज कर देगा। बस आपके पास ये 2 ऑप्शन होते हैं। जी जी, ओके, समझ में आ गया। ठीक है जी सर। अगर सर एक मिनट, मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई कस्टमर हमारे इन्वेंट्री ख़राब करके बेचता है एफबीए के थ्रू एफबीए में, तो वो क्या हम उसका जो पेमेंट है, उसका डिस्बर्समेंट है, क्या हम वो क्लेम कर सकते हैं? क्लेम तो आप कर सकते हैं, लेकिन अमेज़न हर दफ़ा प्रायोरिटी जो देता है वो कस्टमर को देता है। कस्टमर अगर उनको झूठ भी बोलता है कि मुझे सच में ये प्रोडक्ट सही नहीं पहुंची, तो अमेज़न आपको ही उल्टा कंप्लेन मार देगा। तो आप लोग रिक्वेस्ट ही ना करें, मैं रेकमेंड करता हूँ, उस पैसे को ही छोड़ दें। ओके, थैंक यू सर। क्योंकि अमेज़न देखें, आप अमेज़न पे काम कर रहे हैं ना, तो आप लोग एक रूल इसमें याद रहें आप लोग सबको, कि अमेज़न नहीं है, सेलर्स को नहीं, हमेशा फांसी का तंबा दिखाया जाता है अमेज़न में। और जो बायर्स हैं ना, उनको हमेशा बादशाहों की तरह रखा जाता है, ताज पहनाकर। अगर बायर ने कह दिया कि ये प्रोडक्ट मुझे सही नहीं पहुंची, या ये प्रोडक्ट मुझे पहुंची ही नहीं है, बेशक उसके पास पिक्चर भी मौजूद हो कि ये प्रोडक्ट उसके घर तक पहुंची है, और वो क्लेम करे कि मुझे नहीं पहुंची, आप उसकी फेस की पिक्चर भी ले लें। अगर उसने क्लेम कर दी मुझे नहीं चाहिए, या अमेज़न को कहें कि भाई मुझे पहुंची ही नहीं है, तो अमेज़न उसकी बात मान लेगा। बेशक अमेज़न को पता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन अमेज़न बायर की बात मानेगा, आपकी कभी भी नहीं मानेगा एज ए सेलर। तो तभी अमेज़न इतना कामयाब कंपनी भी है ई कॉमर्स में, क्योंकि वो बायर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। ठीक है। ये मेरा एक सवाल है। इस तरह ये सर आप बता रहे मुझे कि एफबीए में अमेज़न फुलफ़िल करता है और अमेज़न ही रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ के बारे में, तो फिर आपको क्या फ़ायदा हुआ इससे? अगर कोई कस्टमर कंप्लेन करता है और पैसे फिर भी आपके कट रहे हैं, हालांकि अमेज़न जाने और वो बंदा जाने तो उसने गलत कंप्लेन की है या सही कंप्लेन की है, या अमेज़न की डिलीवरी का मेथड में वो चीज़ ख़राब हो गई है, तो फिर आपको क्यों उसकी वो पड़ रही है डिडक्शन? आपका तो कोई इसमें लेना देना नहीं है ना, तो अमेज़न फिर भी आपको पैसे नहीं देगा। हाँ, रियलिटी यही है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप
आप अमेज़ॉन के ऊपर भी कंप्लेन कर सकते हैं कि ये आप लोग की वजह से ये ख़राब हुआ है प्रोडक्ट। तो वो ऑप्शन होता है आपके पास। अमेज़ॉन हर लिहाज से आपको ऑप्शन देता है। आप कस्टमर के ऊपर भी कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आप अमेज़ॉन में इतना कमाते हैं कि अगर 1-2 प्रोडक्ट्स आपकी रिटर्न आ जाए, उसमें इस तरह के केस आ जाएँ, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप उस केस में ही ना पड़ें। उससे काम और ख़राब हो जाए। अक्सर ऐसी छोटी गलतियों की वजह से नहीं, बेशक हम अपने साइड पर ठीक होते हैं, लेकिन जब हम कंप्लेन करते हैं कस्टमर के ख़िलाफ़, अगर कस्टमर गुस्सा हो जाए ना, तो वो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट भी करवा सकते हैं 1-2 इनऑथेंटिसिटी की रिक्वेस्ट डालकर, या अ, दूसरी टाइप की मतलब कंप्लेंट डालकर, अगर आपका अकाउंट न्यू हुआ। अमेज़ॉन आपको मैंने अभी आपको रूल बताया ना कि अमेज़ॉन हमेशा जो सेलर्स है ना, वो उसको प्रायोरिटी देता ही नहीं है। एज अ सेलर आप भी कस्टमर को प्रायोरिटी देंगे और अमेज़ॉन भी देगा। अगर कस्टमर आपको कहे ना कि मुझे रिफ़ंड चाहिए, दे दो रिफ़ंड। आगे मतलब उससे पूछो ही नहीं, बल्कि हम यकीन करें, हमसे कभी-कभी कस्टमर रिक्वेस्ट करते हैं कि वी नीड अ रिफ़ंड, तो हम रिफ़ंड कर देते हैं। हम पूछते भी नहीं, अगला सवाल भी नहीं करते हैं। जितना कमा रहे हैं ना, उसमें 1-2 इस तरह के केसेस आ जाए ना, आप इग्नोर कर दिया करें, उन चक्करों में ही ना पड़ें। अमेज़ॉन में प्रॉफ़िट इतना मिलता है, यकीन करें कि आप लोग इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं होगी कि $10 का नुकसान हुआ है, रिटर्न आ गया। ये आपको ई-कॉमर्स में, अदर मार्केट प्लेसेस में ये सब होता होगा, लेकिन अमेज़ॉन में लोग इतना नहीं देखते रिफंड्स वगैरह को। एज़ अ प्राइवेट लेवल ब्रांड देखा जाता है, लेकिन एफबीए होलसेल या आर्बिट्राज में इतने इसको नहीं देखा जाता। आप उस इन्वेंट्री को मंगवा लें, अगर इन्वेंट्री ख़राब पड़ी हुई है अमेज़ॉन में जो रिटर्न आई हुई, वो एक ऑप्शन होता है। ठीक है? ठीक है, फिर इसमें बेहतर कौन सा हुआ ये मॉडल, FBA कि FBM? क्योंकि आप FBM में प्लेटफॉर्म फ़ी भी दे रहे हो, रिफ़ंड भी दे रहे हो, और बेशक अमेज़ॉन शिप करे या कंप्लेन आएगी तो आपके ऊपर ही जेब से जाएगा। तो अगर जी। FBM कर रहे हो तो उसमें भी यही है कि चलो प्लेटफॉर्म फ़ी आप नहीं दे रहे हो, बाकी चीज़ें आपके ऊपर हैं, अगर कंप्लेन आती है तब आप ये अपनी जेब से भरते हो। तो फ़र्क क्या है इन दोनों में फिर, फ़र्क और ये है बेहतर कि कौन सा? अमेज़ॉन इतना स्ट्रिक्ट है सेलर्स के लिए कि एज़ अ एफबीए सेलर, जो कि आपका 80% अकाउंट अमेज़ॉन ही मैनेज कर रहा है, सब कुछ आपका अमेज़ॉन ही कर रहा है, देन भी अमेज़ॉन आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा, और आपको मतलब छोटी-छोटी बात पर आपके अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकता है। मतलब आपको अमेज़ॉन प्रायोरिटी ही नहीं दे रहा है एज़ अ सेलर। एज़ अ एफबीएम जितनी आपको एफबीए पे प्रायोरिटी मिल रही थी ना, उससे भी कम आपको प्रायोरिटी मिलेगी। एफबीएम में आप छोटी गलती भी करेंगे ना, अमेज़ॉन टक करके आपको हटा देगा, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा, क्योंकि एफबीएम में सब कुछ की हर चीज़ की ज़िम्मेदारी आप खुद ले रहे हैं, और आप तो अक्सर एफबीएम में अकाउंट्स बहुत जल्दी डीएक्टिवेट होते हैं कंपेयर टू एफबीए में। तो एफबीए में जो फ़ीस आप दे रहे हैं ना, जो प्रोडक्ट हम हंटिंग करते हैं, उसमें बाकायदा सब कुछ वो एफबीए की फ़ीस जब आप इंक्लूड करेंगे, प्रॉफ़िट बच जाता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एफबीए ही करें अमेज़ॉन पर जब भी बिज़नेस करना हो। अब उसमें आपका ज़्यादातर फ़ोकस जो रहता है ना, वो प्रॉफ़िटेबल प्रोडक्ट्स निकालने में रहता है, या प्रॉफ़िटेबल प्रोडक्ट्स सेल आउट करने में रहता है, और सेल्स में आपका ज़्यादा फ़ोकस रहता है, ना कि आपकी शिपिंग करने में और अदर चीज़ों में। ठीक है? मैं आपको हमेशा आपको एफबीए ही रहना सर है। मेरी एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा, कि ना पहले आप हमें FBA होलसेल से पहले प्रोडक्ट हंटिंग सिखाएं कि हाउ टू हंट अ प्रोडक्ट। वो हम इंशाल्लाह अगली जैसे मैंने बताया ना कि बस मैं आपको अमेज़ॉन का अब मैंने बेसिक से ही स्टार्ट किया हुआ है, मतलब बिल्कुल स्टार्ट से लिया हुआ है, तो हंटिंग की तरफ हम इंशाल्लाह आएँगे। सही हो गया। ये ना इस तरह ओके। होता है कि बाद बात हमें सारा बता दिया जाता है, FBA प्राइवेट लेबल, HR ड्रॉप शिपिंग, एंड देन लास्ट में हमें बहुत का कोर्स का तो ये कहा जाता है कि आप एक ओवरव्यू दे देते हैं प्रोडक्ट हंट करने का, बट उसमें इतना बताते नहीं है कैसे प्रोडक्ट हंट करना है। मेन चीज तो हमारी यही होती है, मेन फोकसिंग तो यही होता है कि जितना अच्छा प्रोडक्ट हम हंट करेंगे उतना अच्छा हुँ, हमें प्रॉफिट जनरेट होगा। चलें मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ एक प्रोडक्ट का। जी बिल्कुल। सर अगर ये सिस्टम हमारे से पास हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत बंदे जो है ना वो नए आए हैं बेसिक कोर्स को, ये बेसिक से हाँ, आके रील्स कर रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं है इसके बारे में कुछ भी। ये अगर सिस्टम ये लास्ट व्यू टाइम अच्छा। बंद होगा, वैसे टाइम भी ज़्यादा होगा इससे।
شو خلاص अच्छा अब अपने माइक म्यूट कर लें هل काइंडली। تقام معك سوا سوا تمارا अच्छा करके मेरा माइक म्यूट कर दें। ठीक है, हम इंशाल्लाह क्लासेस लेते हैं। अच्छा, मैं इंशाल्लाह लास्ट में एक ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कम से कम कंप्लीट कर लें, ठीक है। अब इसके बाद हम मार्केट प्लेसेस में बात कर रहे थे कि अमेज़ॉन में कौन सी मार्केट प्लेसेस में आप सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने जो बड़ी मार्केट है अमेज़ॉन में जिस पर अच्छा प्रॉफिट भी बच जाता है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस मार्केट में काम भी करते हैं। अब उसमें है यूएसए मार्केट में किसी भी बिगिनर्स को रिकमेंड नहीं करूँगा। आप अमेज़ॉन यूएसए में कहीं से भी आप किसी भी कंट्री में मौजूद हैं, आप अमेज़ॉन यूएसए में प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं एज ए अमेज़ॉन सेलर, ठीक है। अब इसमें दूसरी मार्केट आ जाती है यूनाइटेड किंगडम की। वैसे तो अमेज़ॉन वर्ल्ड वाइड आप अमेज़ॉन में किसी भी मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड मार्केट प्लेसेस भी हैं, मतलब बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि रिकमेंडेड कौन सी आपने कौन सी में सेल आउट करना है एज ए बिगिनर। यूनाइटेड किंगडम मार्केट में आपको रिकमेंड करूंगा अगर थोड़ी बहुत भी आपके पास एक्सपीरियंस है, या मतलब इसमें थोड़ा बहुत टैक्स होते हैं, लेकिन मार्केट काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिट निकल जाता है इसमें। आप यूके की मार्केट में भी अमेज़ॉन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी डिटेल्स के ऊपर, पाकिस्तानी अकाउंट हो या कोई भी अकाउंट हो, आप उसके ऊपर यूके में काम कर सकते हैं अमेज़ॉन में। उसके बाद तीसरी मार्केट आ जाती है हमारी कनाडा की। कनाडा की मार्केट में जितने भी बिगिनर्स हैं सबको रिकमेंड करूँगा आप लोग काम कर सकते हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया मार्केट में। ऑस्ट्रेलियन मार्केट में मेरा कई सारा काम है, मतलब हम मंथली 3 से 4 लाख डॉलर का जस्ट ऑस्ट्रेलिया मार्केट से हम जनरेट कर रहे हैं रेवेन्यू, और लोगों को पता ही नहीं है कि इतनी बड़ी मार्केट है। इसमें आप इजीली डेली की भी $1000 की सेल्स जनरेट कर सकते हैं, उसमें कंपटीशन है ही नहीं इस मार्केट में। ये ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और जो जर्मनी, ये मार्केट प्लेसेस हो गई, और बिगनर्स के लिए मैं ये मार्केट प्लेसेस रिकमेंड करूँगा, ठीक है। उसके बाद यूएई आ जाती है। यूएई काफ़ी बड़ी मार्केट तो नहीं है, अब ये टोटल तकरीबन 2 से 3 बिलियन डॉलर की मार्केट है, और अमेज़ॉन जो है वो 500 बिलियन डॉलर की मार्केट है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यूएई अच्छी मार्केट है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता बिगिनर्स के लिए। अभी आजकल कई सारे उसमें ऐसे सेलर्स बैठे हुए हैं जो हमेशा आपकी अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के पीछे पड़े रहते हैं, आपको फेक वायलेशन भेजते हैं एज ए कस्टमर, या और यहाँ के कस्टमर भी आप कह सकते हैं कि आई डोंट नो, मैं आपको सच को मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत गंदी हो गई है यूएई की मार्केट में रहता हूँ। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता बिगिनर्स के लिए, लेकिन आप सऊदी की मार्केट को ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। सर यहाँ मेरा एक सवाल है। हम्म, वाली सर, यहाँ पे जो एलएलसी है, एलसीडी है, की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आगे जाके बताएंगे आप इन कंट्रीज़ में, जी क्योंकि आप जी, मैं ऑस्ट्रेलिया में बताऊँगा। बता रहे हैं कि वो हैं, अगर कोई पाकिस्तान से है तो वो कैसे अपनी कंपनी अमेज़ॉन की रजिस्टर कर सकता है ऑस्ट्रेलिया में, या मैंने यहाँ पे आपको अ, प्रेजेंटेशन दिख रही होगी, मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ अभी। चलें ठीक, थैंक यू। सर मेरा जैसे एक कि सवाल है। अच्छा, मैं सवाल इंशाल्लाह लास्ट में लूँगा, आप लोग 2 मिनट मुझे दें ताकि मैं इसे थोड़ा बहुत भी कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। फिर हम ओके सर। क्लास पे ऐड भी ओके करेंगे, और ओके मैं ओके सवाल जो आपके लिए ग्रुप को भी ओपन कर दूँगा कुछ मिनट के लिए। ओके यूएसए ओके एलएलसी, आप अगर यूएसए में जो कंपनी जो जितने लोग यूएसए में कंपनी बनाते हैं उसे हम एलएलसी कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। और इसके थ्रू यहाँ पर वैसे तो मैंने ऑप्शन लगाए हुए हैं कि आप यूएसए में अगर काम करना चाहते हैं तो जस्ट आप यूएसए की एलएलसी आपको ज़रूरत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जस्ट यूके की कंपनी से अगर अकाउंट बनाए ना, तो उसके ऊपर आप इन सारी मार्केट प्लेसेस में काम कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड जो है ना, अगर आप यूएसए में काम करें तो आप एलएलसी ही बनाएं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया या यूके में काम कर रहे हैं तो आपको यूके की कंपनी बनानी पड़ेगी। यूके की कंपनी जैसे कि हम पाकिस्तान में या एनटीएन बनाते हैं, यही सेम चीज़ यूके में ऑनलाइन बनती है, जैसे यूके की एलटीडी कहते हैं। तो इसका सिंपल काफ़ी सिंपल होता है, आप 24 आवर में अपनी कंपनी बना सकते हैं, ये इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। अगर आप ऐसे समझो कि एलटीडी तो एलटीडी पता नहीं क्या भला होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। फेसबुक अकाउंट से भी ईजी प्रोसेस है इनका एलटीडी बनाने का, फिर इतना भी ईजी नहीं है, लेकिन
इजीली बन जाती है। अब कनाडा में आप कैनेडियन कॉर्पोरेशन बनाएं, अगर आप कनाडा में काम करें, अगर बिग लेवल पर काम करना चाह रहे हैं, आपका प्लान है कि आप कनाडा में ही काम करेंगे एज ए ब्रांड या एज ए माइक्रो पीएल, तो मैं आपको रिकमेंड करेंगे कि आप कनाडा की कंपनी बनाएं। यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूके की कंपनी बनाएं, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर बनाना चाहते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया की कंपनी में ऑस्ट्रेलिया में ही काम कर सकते हैं। यूएई में आप यूएई की कंपनी बनाएं। अब यूएई और सऊदी में एक इशू है, मैं आप लोगों को बता दूं कि कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि यूएई में और सऊदी में लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। तो इसको स्किप करने का एक तरीका है कि आप यूके की कंपनी बनाएं, यूके की कंपनी पर अकाउंट बनाएं। अगर किसी के पास मतलब एजेंसी है जो यूके की कंपनी बना कर देते हैं आपको, उसमें चीज़ें इंक्लूड क्या होती हैं, आपका अमेज़ॉन अकाउंट इंक्लूड होता है और आपका यूके की कंपनी इंक्लूड होती है, उसमें बैंक अकाउंट इंक्लूड होता है और आपका प्राइवेट एड्रेस इंक्लूड होता है जो आपको यूके में मिलता है। अगर आप किसी भी कंट्री में आप कंपनी रजिस्टर करेंगे ना, तो वो आपसे एड्रेस रिक्वायर्ड करते हैं कि किस एड्रेस पर आप यूके की कंपनी बनाएंगे या कनाडा की कंपनी बनाएंगे, तो वो एड्रेस भी उसी में मिलता है। ठीक है, तो अगर आप सऊदी और यूएई में मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आप यूके की कंपनी पर अमेज़ॉन का अकाउंट बनाएं और उसमें आप मार्केट प्लेस ऐड कर दें यूएई की और सऊदी की, तो उसमें आप काम कर सकते हैं। ये एक तरीका है लाइसेंस वगैरह को स्किप करने का, लेकिन इसमें ये होगा कि पेमेंटें आपकी यूके बैंक में ही आएगी, ना कि यूएई और सऊदी बैंक में। आप उसे फिर अपनी सऊदी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेमेंट्स को, लेकिन आपकी पेमेंटें सारी यूके बैंक में आएगी। अब यहाँ तक मैं इंशाल्लाह क्लास, उसके बाद हम इंशाल्लाह अगली क्लास फिर कल या परसों स्टार्ट करेंगे। और अब कोई किसी का सवाल हो तो एक मैं 2 मिनट के लिए मैं इंशाल्लाह होलसेल का वो भी समझा दूँ, देन हम इंशाल्लाह इसको वो करेंगे। लेकिन मैं हंटिंग की तरफ वैसे आ रहा हूँ बाद में अगली क्लासेस में, लेकिन अब क्वेश्चन का स्टूडेंट का वो था कि समझा दे, तो मैं बेसिक समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है जो कि अमेज़ॉन पर सेल आउट हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको देखें कि ये 20,000 पीसेज इसके सेल आउट हो रहे हैं, ये अच्छी खासी अमाउंट बनती है। मतलब ये प्रोडक्ट मिलियंस ऑफ डॉलर में सेल आउट हो रहा है, मतलब रेवेन्यू जनरेट कर रहा है मंथ का। अब हमने होलसेल मॉडल अमेज़ॉन पे कर रहे हैं, एफबीए को भी आप छोड़ दें, हम जस्ट होलसेल कर रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट मुझे अमेज़ॉन होलसेल में भेजनी है, तो सेल आउट करना है अमेज़ॉन में। तो सिंपली आपने करना ये है कि जो सोर्सिंग का तरीका है, आप जिस तरह हम सोर्स करते हैं कि हम इस इमेज को या उठाते हैं या टाइटल को उठाते हैं और इसके ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसे इसको यहाँ बता दूँ। अब ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है और एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट का मैं या तो ब्रांड ढूंढूंगा या इसका सप्लायर या होलसेलर ढूंढूंगा। वैसे हम इसे डीप में भी डिस्कस करेंगे कि इसके मतलब सप्लायर आप मैप से भी ढूंढ सकते हैं, सप्लायर आप कई वेबसाइट से भी ढूंढ सकते हैं। जो इस तरह की वेबसाइट भी होती है जो आपको सप्लायर लिस्ट प्रोवाइड करती हैं, या ऐसे बड़े बड़े ब्रांड होलसेलर भी होते हैं जिनके पास हज़ारों के तादाद में ब्रांड्स होते हैं, उनसे भी आप सोर्स कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट इस ब्रांड के, ये एक वेबसाइट है, ये भी सेल आउट कर रहा है सेम प्रोडक्ट। अगर आप देखें, लेकिन आई थिंक ये पता नहीं कौन सी करेंसी में बता रहा है, मैं डॉलर में देखता हूँ। अच्छा, ये होलसेलर है। ठीक है, अच्छा होलसेलर्स की मैं एक पहचान बताता हूँ, एक दो पहचान कि आप किस तरह से ढूंढ सकते हैं। अब जो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर होगा ना, वो कभी भी अपने प्राइस शो नहीं, स्क्रीन शो नहीं हो रही, आपका नेट का इशू आ रहा होगा। होलसेलर को शो हो रही है सर, क्योंकि मैं अदर डिवाइसेस से भी चेक कर रहा हूँ, वहाँ पर भी स्क्रीन शो हो रही है। अगर नहीं होती तो वहाँ पर भी स्क्रीन शो नहीं होती। अच्छा
अच्छा, यहाँ पर पहचान ये है होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स की कि वो अपनी प्राइस नहीं वेबसाइट पर नहीं लगाते। आप सोचेंगे कि इसने सब कुछ लिखा तो है, लेकिन इसकी प्राइस कहाँ है कि ये कितने का बेच रहा है। तो ये भी एक छोटी सी बट चीज़ सर हम इसके लोग। लिए टूल भी तो लेना पड़ता है ना हंटिंग के लिए। हाँ, टूल लेना पड़ता है, वो टूल्स मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। पेड टूल्स जो होते हैं। जी जी, वो मैं आपको बताऊंगा अगले क्लासेस में। ओके ओके। अच्छा, तो जैसे कि मैंने बताया ना कि अब ये सिंपल आपने ये प्रोडक्ट को ढूंढा है अमेज़ोन पे, सेल आउट हो रहा है, इसका आपको सप्लायर भी मिल गया, ये सप्लायर है और ये एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल $14 का बेच रहा है। तो आपने सिंपल इस बंदे से बाय करना है। इससे पहले इस बंदे का इस या तो इस बंदे से आप पूछ लें कि आपकी इनवॉइसेस एक्सेप्ट होती है अमेज़ोन में, मतलब जो आप फतूरा या इनवॉइस देंगे, हाँ कि वो एक्सेप्टेबल है अमेज़ोन में या नहीं, या आप इस ब्रांड के होलसेलर हैं या नहीं है। अगर वो कहें कि जी तो आप इनसे बाय कर लें, अगर कहें कि नहीं तो आप इनसे मत बाय करें। अब मैं इन बातों को आप छोड़ दें, ठीक है। अब कई सारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ अमेज़ोन पर सेल आउट हो रही है, आपने यहाँ से बाय करके अमेज़ोन पर सेल आउट करनी है, सिंपल। अब ये जो प्रोसीजर इतना भी सिंपल नहीं है, आपने यहाँ से जब बाय करेंगे तो आप अपनी वेयरहाउस तक पहुँचाएंगे, हम सर आपकी आपकी ट्रैकिंग आवाज़ कराएंगे। बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा मेरे ख्याल में माइक आपका दूर है। ठीक है, अब आवाज़ आ रही है? जी सर। ठीक है, तो अब यहाँ से आपने बाय किया ना, तो आप या तो डायरेक्टली यहाँ से अमेज़ोन वेयरहाउस में पहुँचा सकते हैं इस सप्लायर को कह के कि इसके ऊपर स्टिकर लगा दे, जो मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर प्रेपिंग लगती है, ठीक है। और अमेज़ोन वेयरहाउस में जैसे ही भेजेंगे तो आपकी इन्वेंट्री में आ जाएगा, आपके स्टोर में ये प्रोडक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था, वैसे तो ये मैं इंशाल्लाह डिटेल्स में हंटिंग बताऊँगा। तो अब हम जितने भी लोगों के सवाल है तो वो 10 मिनट तक सवाल पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं सर ये इंशाल्लाह मेरा बताऊँगा। सवाल है कि जहाँ भी मार्केट प्लेस है वेयर हाउस उसके कंट्री में ही होता है या यूएसए में होता है? नहीं, जिस कंट्री में आप काम करें उसी कंट्री में आपका वेयरहाउस होना चाहिए, किसी से भी आप सर्विस ले रहे हैं। जी सर। वेयरहाउस आपका मतलब ये नहीं होता मतलब कि आपका वेयरहाउस ही है वो, आप किसी से सर्विसेज लेते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स इसमें परेशान होंगे, मतलब आपको गूगल में मिल जाते हैं वेयरहाउस वाले कि जिस कंट्री का भी आपको वेयरहाउस के सर्विसेज चाहिए तो वो इजीली मिल जाते हैं। बट मोस्टली पाकिस्तान में नहीं है कुछ भी इसका वेयर जस्ट आपकी पाकिस्तान आवाज़ में क्लियर नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम सर। पाकिस्तान में कहीं यार अब्दुल रहमान भाई, आप अपना सवाल नहीं ग्रुप में कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में जवाब दे दूंगा। यहाँ पे आपकी क्लियर नहीं आ रही। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी, पूछे। तो सर क्वेश्चन ये है कि हमारे पास $1,000 का बजट है। अगर हम एलटीडी या एलएलसी के पास जाते हैं तो $300-400-500 तो मैक्सिमम लग ही जाएगा। नहीं, $300-400 नहीं लगता, ये गलतफहमी है। एलएलसी में लगता है, एलटीडी में आपका नहीं लगता। एलटीडी में आपकी टोटल $150 से $200 का कॉस्ट भी नहीं आती। चलो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया दिमाग में। सेकंड सवाल मेरा ये है कि एक हम ब्रांड करना चाहते हैं, क्या वो हम ब्रांड से अप्रूवल लेंगे तो हमारी पे लिस्टिंग होगी या बगैर अप्रूवल के भी हम कर सकते हैं? यार मैं इंशाल्लाह इस कोर्स में वो तरीके आप सब लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को ब्रांड की अप्रूवल लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे मैंडेटरी है अमेज़ोन में ब्रांड अप्रूवल लेना, लेकिन मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सारी स्ट्रेटेजी दूंगा जो हम 5 से 6 सालों में सीखें, जिसके थ्रू आपको इजीली आप हर ब्रांड प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना हमें टाइम देते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि बहुत सारे लोग मतलब कोई भी मार्केट हो तो यूएसए की मार्केट है, कासा की है, केएसए की है या यूए की मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर किसी भी प्रोडक्ट से हम लॉन्च होते हैं तो कंपटीशन हाई होता है, क्योंकि बड़े बड़े सेलर बैठे होते हैं, हम छोटे से सेलर होते हैं, ना हमें रिव्यूज़ होता है, कुछ भी नहीं होता, हमारे लिए बहुत सारे मसाइल बने होते हैं। तो और ये होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग लिस्ट करते हैं, तो उससे मतलब क्या उसका कुछ तरीकाकार है, उससे बाद उसमें कुछ फेक रिव्यूज देते हैं, काफ़ी सारे मसाइल बने होते हैं। अच्छा, मैं आपके सवाल का भी इंशाल्लाह जवाब देता हूँ। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि आप लोग टैरिफ को किस तरह, चाइना से अगर प्रोडक्ट यूएसए पे जाएंगे तो टैरिफ को आप लोग किस तरह स्किप कर सकते हैं। तो भाई आप टैरिफ को स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको उसका टैक्स देना ही पड़ेगा।
लेकिन आप ये कर सकते हैं कि अब जैसे कि टैरिफ या टैक्सेस बढ़े हैं तो उस तरीके से प्रोडक्ट के प्राइसेस भी बढ़े हैं। तो आप लोग जब चाइना से सोर्स करते हैं तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बचता है। आप टैरिफ दे भी देना तो अब अमेज़ॉन यूएसए मार्केट में काफ़ी कंपटीशन कम हो चुका है ये टैक्सेस की वजह से। तो आप लोग दबा कर अब भी कमा सकते हैं उसमें, टैरिफ दे कर भी। तो ये टैरिफ के चक्कर में ना पड़े, आप लोग अब भी दे सकते हैं और आप लोग बेचें अमेज़ॉन यूएसए मार्केट में। अमेज़ॉन चलो, यूएसए आपका बहुत मार्केट में बहुत प्रॉफिट शुक्रिया ज़्यादा सर, है। आपका बहुत बहुत और शुक्रिया, आपने कीमती दूसरी टाइम से बात हमें टाइम कि दिया, वो भी फ्री में। आप टेंशी आप अपना सवाल नहीं है मुझे ग्रुप में भी कर दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में जवाब दे दूंगा, ठीक है? मैं अस्सलाम इंशाल्लाह वालेकुम सर सर। अपने ये ग्रुप में आपके साथ ज्वाइन सर ये रहेंगे। मेरा थैंक एक यू। क्वेश्चन है कि अगर जिस कंट्री में जो है अकाउंट ओपन करना है, तो उसी जगह पर ही हमें स्टोर भी वहाँ पे ही भेजना है, उसी अमेजोन स्टॉक में स्टोर में भेजना पड़ेगा? नहीं, आप अगर यूके में, बेशक आपने अकाउंट यूएई में ओपन किया हो, अगर आप काम यूके में करना चाहते हैं तो आपको यूके में ही वेयर हाउस में ही माल भिजवाना पड़ेगा, ना कि यूएई वेयर हाउस में। जी ठीक है। सर मेरा एक सवाल और हाँ, सवाल ये है कि जो आपने ये 5 मार्केट प्लेसेस बताई हैं, इसमें से बेस्ट कौन सी है? नंबर 1। बेस्ट नंबर मैं 2, आप किस में काम कर रहे हैं? और नंबर 3, क्या आप हेल्प कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में अकाउंट खोलने के लिए, और कॉस्ट क्या आएगी? ठीक है, मैं रेकमेंड करूँगा ऑस्ट्रेलिया मार्केट, क्योंकि मैं राइट नाउ अगर जो क्लियर बात है यूएसए में मैं काम कर रहा हूँ, यूके, एलटी, कनाडा, ऑल मार्केट प्लेसेस पे अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मैं ज़्यादातर क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ। कुछ मेरे अकाउंट्स भी होते हैं, लेकिन तो अकाउंट ज़्यादा होने की वजह से हम तकरीबन ऑल मार्केट प्लेसेस में इन हैं। अब उसमें जो मैं रेकमेंड करूँगा ना अपने एक्सपीरियंस से, ऑस्ट्रेलिया मार्केट रेकमेंड करूँगा। अब इसमें फ़ायदा ये है कि ऑस्ट्रेलिया मार्केट में कंपटीशन कम है और उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कंपनी सब कुछ रजिस्टर करने में। जैसे कि मैंने वॉइस भी की थी ग्रुप में कि ऑस्ट्रेलिया मार्केट में आप चीप में अपना अकाउंट भी बना सकते हैं, चीप में आप एलटीडी भी बना सकते हैं, उसके ऊपर आप चीप में कंपनी बैंक भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास कोई एजेंसी बंदा जो ये सब कुछ करके दे दें तो आप लोग उनसे बनवाएं, ऑस्ट्रेलिया मार्केट में काम स्टार्ट करें। अगर नहीं है तो मैं कोई रेफरेंस का बंदा दे दूँगा जिससे मैं बनवाता हूँ, आप लोग उनसे अकाउंट बना लें, तो ये हेल्प मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा आप यूके कनाडा की मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और जर्मनी की मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सर इन्वेस्टमेंट कितनी दरकार है इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया में? और एलटीडी वाई वहाँ पे होती है सेटअप करने के लिए, उसकी कॉस्ट क्या आएगी? एलटीडी आप ऑस्ट्रेलिया की कंपनी मत बनाएं, आप यूके की कंपनी बनाकर ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं। मैं आपको यही अच्छा, रेकमेंड तो करूँगा क्योंकि उसकी चीप कॉस्ट होती है और आप काम कर सकते हैं और ये अलाउ होता है। और टैक्स फाइलिंग किस कंट्री में होगी? यूके में होगी या ऑस्ट्रेलिया में फिर होगी? वो आपकी जैसे कि पेमेंट आपकी कहाँ पे जा रही है ना, जिस कंट्री में, जिस बैंक में, तो आपकी टैक्स फाइलिंग वहीं की होगी। तो फिर जो कन्वर्जन है फ्रॉम AUD टू पाउंड्स, तो वो उसमें काफ़ी पैसे लॉस नहीं होंगे? देखें, अमेज़ोन नहीं, अमेज़ोन जो प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा था उसका टैक्स अमेज़ोन आपसे खुद ऑटोमेटिकली चार्ज कर लेता है, ठीक है? उसके अलावा जो पेमेंट जिस कंट्री में आपकी लैंड हो रही है ना, उसके टैक्स आपके उस बैंक या उस कंट्री जाती, और वो इतने टैक्स होते भी नहीं। आप लोग स्टार्टिंग में नहीं टैक्स वर्क के चक्कर में ही ना पड़े, जस्ट स्टार्ट लें। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर यूके की ऑलरेडी खोली तो उसमें 4 रीजन्स ओपन हो जाएंगे, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक सऊदी, यूएई और यूके इटसेल्फ, ये बता रहे हैं? नहीं, आप यूके कंपनी खोलेंगे उसमें यूके का ही रीजन ओपन होगा, उसके अलावा आप उससे ग्लोबल कर सकते हैं खुद ही ओपन करके। अच्छा, ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, अब मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ और 10 मिनट के लिए मैं मैसेज ओपन कर रहा हूँ ग्रुप में, तो आप लोग जो भी सवाल सर मेरा एक छोटा सवाल था इधर, अगर आप ले लेता तो। जी पूछें। सर अब जो होलसेल का बात कर रहा था, तो ये होलसेल का सेल यानी कैसे होता है? यानी होलसेल का सेल यानी हम लोग चाइना से कंटेनर माल मंगवाते हैं, ठीक है? तो हम लोग इधर जैसे सेल करते हैं, जैसे 100 कार्टून 200 कार्टून, ऐसे ही अमेजोन में सेल ऐसा होता है या एक एक पीस सेल होता है? या अगर ये समझा देते तो बहुत अच्छा होगा। क्या आपका सवाल नहीं है ब्रदर, आपका सवाल थोड़ा बहुत मुझे समझ में भी नहीं आया, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पर मैं जो जवाब दूंगा ना वो इतना इन्फो बेस नहीं होगा। अगर आप ग्रुप में करेंगे मैं सोच कर आपको उसका बेहतर जवाब दूंगा इंशाल्लाह, आपको मैं टैग कर दूंगा।
इशू नहीं है। सर एक मेरा क्वेश्चन अगर ले अच्छा सकें तो प्लीज। अच्छा काइंडली प्लीज मैं अभी क्लास में एंड कर रहा हूँ, तो आप लोग जो लो तो आप लोग ग्रुप में, ठीक है। ओके इंशाल्लाह। अच्छा जिसने रिकॉर्डिंग की वो मुझसे शेयर कर दे रिकॉर्डिंग, ठीक है।